हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ इंग्लिश की आज 10th क्लास है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम अपने हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है ही इज डैश ओनेस्ट ऑफिसर। ही इज डैश ओनेस्ट ऑफिसर। बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, हमने देखा ओनेस्ट वर्ड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड हमने उठाना है जब भी आर्टिकल का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमें साउंड देखनी है कि वोवल्स की आ रही है या कॉन्स्टेंट की आ रही है, ठीक है। स्वर की आ रही है या फिर व्यंजन की आ रही है। जैसे कि ओनेस्ट को हम कैसे लिखेंगे भी, ओ नेस्ट। तो ओ नेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है, ये ओ क्या है, हमारा स्वर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्वर है, यानी कि वोवल्स हैं। और जब भी हमें इस वर्ड में कभी भी स्वर की आवाज़ आए तो वहाँ पर हमेशा एन का यूज़ होता है, ठीक है। स्वर की आवाज़ आए तो एन का यूज़ होगा। अगर व्यंजन की आवाज़ आ रही है तो ए का यूज़ होगा। और कोई भी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन है या कोई स्पेसिफिक प्लेस है उसके साथ द का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर्टिकल का ही क्वेश्चन है ये भी। जयपुर इज डैश पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर इज डैश पिंक सिटी ऑफ इंडिया। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया हो तो वहाँ पर हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। अब हमने देखा यहाँ पर जयपुर के बारे में बोला गया है कि जयपुर जो है वो भारत की पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। तो पिंक सिटी क्या है भी, एक फेमस प्लेस का नाम हो गया, ठीक है। और कोई भी जब भी स्पेसिफिक प्लेस हो तो उसके साथ किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। तो जयपुर इज़ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज डैश द विनर्स। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज डैश द विनर्स। टीचर ने विनर्स के बीच पुरस्कार बांटे, ठीक है। टीचर्स ने विनर्स के बीच पुरस्कार बांटे। देखो फ्रेंड्स, बिटवीन और अमंग का रूल शायद मैंने कल की क्लास में भी बताया हो कि जब भी हमें अगर सेंटेंस में दो व्यक्तियों की बात हो रही हो, ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही हो, दो समूह की बात हो रही हो, ठीक है, दो की बात हो रही हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन दो से अगर ज़्यादा की बातें हो रही हैं, ठीक है, मोर देन टू, तो वहाँ पर हम हमेशा अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होगा, अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो अब हमने इस सेंटेंस में देखा द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज डैश द विनर्स। अब विजेताओं के बीच जो है टीचर पुरस्कार बांट रहा है। अब विजेताएं कितने हैं, विनर्स की संख्या कितनी है, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विजेता जो हैं, विनर्स जितने भी हैं वो ज़्यादा संख्या में, यानी दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज अमंग द विनर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। यू मस्ट फिनिश यूवर वर्क डैश सनसेट। यू मस्ट फिनिश यूवर वर्क डैश सनसेट। बताएं भी इसका राइट आंसर क्या होगा। तुम्हें सूर्यास्त से पहले अपना काम पूरा करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले, ठीक है, सूर्यास्त से पहले अपना काम पूरा करना चाहिए। तो बिफोर का मीनिंग यही होता है भी पहले, ठीक है। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। तो बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिफोर प्रीपोजिशन का यूज होगा इस सेंटेंस में, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ब का क्वेश्चन है। सी डैश लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। सी डैश लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। वह जो है 2020 से दिल्ली में रह रही है, ठीक है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। देखो फ्रेंड्स, हमें इसमें दिखाई दिया सिंस 2020। जब भी आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम गिवन हो, ठीक है, सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हैज़ हैव बीन के साथ हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हमें सेंटेंस में दिखा सिंस के साथ टाइम गिवन है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। तो बताओ भी यहाँ पर क्या फिल होगी, वर्ब कौन सी फिल होगी, ऑप्शन नंबर बी। सी जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो हैज़ बीन लिविंग, देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमें गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो भाई वर्ब का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, ठीक है, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम गिवन हो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। और इसका फॉर्मूला अभी बताया, हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। तो बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दे जो है हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। हैव बीन प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो गिवन है, ठीक है, तो हैव बीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर कमिंग विद अस इज़ नॉट यू, यू आर कमिंग विद अस इज़ नॉट यू। देखो ये क्वेश्चन टैग का जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तो बताएं भी इनमें से एक करेक्ट होगा और बाकी सारे गलत होंगे। तो इसके बारे में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जब भी हमें अगर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को जब भी हम सोल्व करते हैं तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है उसी का यूज़ होगा भाई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और जो अगर इधर सेंटेंस में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में होगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं भाई, यू आर कमिंग विद अस इज़ नॉट यू लिखा हुआ है भाई, ये गलत है। यहाँ पर देखो यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और यहाँ पर इन्होंने इज़ नॉट इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। यू के साथ किसका यूज़ होगा भाई, आर का ही तो यूज़ होगा, है ना, यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है तो ये गलत है। नोट इधर लगाया गया है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव में है, ये बिल्कुल ठीक है। बस मिस्टेक कहाँ पर की गई है कि इज़ की जगह पर आर का यूज़ होगा, तो आर नोट यू बनेगा भाई, यू आर कमिंग विद अस आर नोट यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। बी में क्या किया गया, यू आर कमिंग विद अस आर यू, देखो इधर भी पॉजिटिव बना दिया और इधर भी पॉजिटिव बना दिया, इधर नोट का यूज़ किया ही नहीं, तो बी जो है वो हमारा गलत हो गया। यू आर कमिंग विद अस डोंट यू, डू डज डिड का यूज़ जो है तब होगा जब अगर सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो, ठीक है, तब होता है यूज़, लेकिन यहाँ पर तो गिवन है, हमें आर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। यू आर कमिंग विद अस वोंट नो, वोंट का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नंबर 8 है, सी नेवर टेल्स ए लाई डज नॉट सी, बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर, सी नेवर टेल्स ए लाई डज नॉट सी। देखो भाई यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई सी के साथ, तो जो है क्वेश्चन टैग में क्या होगा, हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर सी के साथ हमारा डज का यूज़ होगा, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो भाई इधर जो सेंटेंस में हमें नेगेटिव दिया गया है, ठीक है, नेगेटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर डज नोट का यूज़ कर दिया है, ये गलत है, यहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होगा। तो बताएं भी इनमें से कौन सा जो है हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी नेवर टेल्स ए लाई डज सी, ठीक है। अगर सेंटेंस क्वेश्चन टैग में हमेशा ही होता है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेम होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तब क्या होगा भाई, डू डज या डिड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डू डज या डिड का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में किया गया है, किसी के साथ हमें टेल्स वर्ब दी गई है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर डज का यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर नेवर दिया गया है, नेवर जो है नेगेटिव वर्ड होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर नोट यूज़ कर दिया जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी नेवर टेल्स ए लाई डज सी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक्टिव फॉर्म दिया गया है भी, इसको हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, डू नॉट मेक ए नॉइस। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शोर मत करो, ठीक है, शोर मत करो। देखो भाई जब भी हमें सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य दिया गया हो, ठीक है, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, ये हमें इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक मेथड का यूज़ करते हैं, वो मेथड जान लेते हैं भी कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, ये कंपलसरी है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नोट का यूज़ होगा भाई, अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट का यूज़ नहीं होगा, प्लस बी फॉर्म का यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई। अब इसको चेंज करो इसी के अकॉर्डिंग, देखो भाई लेट जो है ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है, तो बी और सी तो हमारे गलत हो गए हैं। उसके बाद जो है
हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, तो ए नॉइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ए नॉइस यहाँ पर ठीक है। देखो लेट के तुरंत बाद ही इसमें नोट का यूज़ कर दिया तो डी भी गलत हो गया। ए नॉइस, उसके बाद जो है नोट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हमारी बी फॉर्म का यूज़ हुआ और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेट ए नॉइस नोट बी मेड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या किसी भी हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बहुत मेहनत से हैंड रिटन नोट्स विद डायग्राम और हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF तैयार की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CET मेंस के एग्जाम में EVS, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से हर बार एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री BNS एक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये PDF और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स और PDF चाहिए तो आप सभी जीके गुरु ऐप पर विजिट करें। ऐप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आसानी से आप हैंड रिटन नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एरर फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द टूर्नामेंट। बताएं भाई इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रत्येक खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बताएं भी कहाँ पर एरर है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें सेंटेंस में ईच वर्ड मिल जाए, एवरी मिल जाए, ठीक है, मैंने ये वाला जो है रूल बताया भी है, ईच एवरी मिल जाए या आइदर मिले, ठीक है, आइदर हो गया या नाइदर मिले, नाइदर मिले, तो जब भी अगर आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन ये वर्ड मिल जाती हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो देखो भी यहाँ पर कहाँ एरर दिया गया है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म, यहाँ पर जो हैव है वो वर्ब प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। हैव की जगह पर किसका यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, हैव की जगह पर किसका यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। तो हैव परफॉर्म्ड में एरर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब भी सेंटेंस में आपको दिखे कि वन दिया गया है, वन से सेंटेंस शुरू है और वन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वन के साथ हमेशा या तो वंस का ही यूज़ होगा सेंटेंस में या फिर वन सेल्फ का यूज़ होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस ऑलवेज, तो यहाँ पर वंस का ही यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा भी नो एरर। ठीक है, नो एरर आएगा भी यहाँ पे। ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सी इज़ गुड एट सोल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। सी इज़ गुड एट सोल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर दिया गया है। वह गणितीय समस्याएं हल करने में अच्छी है। वह गणितीय समस्याएं हल करने में अच्छी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, विषय होता है, और यहाँ पर इसके साथ प्रॉब्लम्स वर्ड गिवन है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की जो है, प्रॉब्लम्स की विशेषता बताने के लिए हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की विशेषता बताने के लिए किसका यूज़ होगा, हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है अभी यहाँ पे। और मैथमेटिक्स तो ये सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स का एडजेक्टिव क्या बनेगा, मैथमेटिकल बनेगा भी। ठीक है, मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, मैथमेटिकल का यूज़ होगा। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स कहना गलत है। ठीक है, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं मैथ प्रॉब्लम्स या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी ठीक होगा, बट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर एरर दिया गया है क्योंकि प्रॉब्लम्स की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है और मैथमेटिक्स का एडजेक्टिव क्या बनेगा, मैथमेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हमें डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बताओ भी, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड इन ए लाइन। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड इन ए लाइन। यहाँ पर ऑफिसर जो है वो सोल्जर्स को बोल रहा है, सैनिकों को कह रहा है कि स्टैंड इन ए लाइन, कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, एक लाइन में खड़े हो जाओ, मतलब यहाँ पर क्या है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है, अगर आदेश दिया जा रहा है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑफिसर जो है वो सैनिकों को ऑर्डर दे रहा है कि भाई एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ऑर्डर्ड का यूज़ होगा। तो देखो फ्रेंड्स, कौन से ऑप्शन में ऑर्डर्ड का यूज़ है सेड टू की जगह पर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यहाँ पर टोल्ड गिवन है, ये भी गलत हो गया। तो ए और बी में से एक हमारा राइट आंसर होगा। अब
फ्रेंड्स हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद इन्वर्टेड कोमास को हटा करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास को हटा करके यहाँ पर डैट का यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा ऑलवेज, ठीक है। ये याद रखना है कि जब भी हमें सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस गिवन है, यानी कोई एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को हटा करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इन्वर्टेड कोमास हटाकर टू का यूज़ किया गया, यहाँ पर दैट का यूज़ किया है, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। स्टैंड इन ए लाइन, स्टैंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन ए लाइन एज इट इज़ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हमें बैरन का सैनोनियम बताना है। सैनोनियम होते हैं समानार्थी शब्द, एक जैसे अर्थ हो जिसकी। तो बैरन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? बैरन का मीनिंग होता है बंजर भूमि, बंजर, ठीक है, बंजर या फिर अनुपजाऊ, जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता है, ठीक है, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। अब बताएं भी इसका सैनोनियम क्या होगा? इसका सैनोनियम होगा ऑप्शन नंबर सी, सैटेराइल, ठीक है। क्या होगा भी? सैटेराइल। सैटेराइल का मीनिंग भी क्या होता है? बंजर या अनुपजाऊ भूमि, ठीक है, अनुपजाऊ क्षेत्र जहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हमें सैनोनियम बताना है किसका? सफिशिएंट का, ठीक है। सफिशिएंट का सैनोनियम बताएं क्या होगा? सफिशिएंट का मीनिंग होता है पर्याप्त, ठीक है, क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एडिक्वेट, ठीक है। क्या होगा भी? एडिक्वेट जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका मीनिंग भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो सफिशिएंट का सैनोनियम क्या होगा? एडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें ब्लीक का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम होते हैं विलोम शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ हो जिनके। तो ब्लीक का क्या होगा भी बताएं? ब्लीक का मीनिंग क्या होता है? उदास, ठीक है, उदास होता है निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक, उदास या फिर निराशाजनक। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चीरफुल होगा। ब्लीक का एंटोनियम क्या होगा? चीरफुल होगा। चीरफुल का क्या होता है भी मीनिंग? प्रसन्न, ठीक है, खुश होना, प्रसन्न, खुश मिजाज, ठीक है। तो ब्लीक का एंटोनियम क्या होगा? चीरफुल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हमें सैलो का एंटोनियम बताना है भी, ठीक है। सैलो का एंटोनियम बताएं क्या होगा? सैलो का मीनिंग होता है उथला, उथला मतलब होता है जिसकी गहराई कम हो, जिसकी गहराई क्या हो? कम हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डीप। डीप का मीनिंग क्या होता है? गहराई, ठीक है, गहरा, ठीक है, जो ज़्यादा गहरा हो, ठीक है, जिसकी गहराई ज़्यादा हो, ठीक है। तो सैलो का एंटोनियम क्या होगा? डीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन इज कोल्ड। द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन इज कोल्ड। बताएं भाई क्या होगा? उस स्थान को हम क्या कहेंगे जहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को हम क्या कहेंगे जहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्सरी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? नर्सरी कहा जाता है जहाँ पर छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कोल्ड। सिक्कों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन करने वाला, ठीक है, सिक्कों का, मुद्राओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या होता है भाई? न्यूमिस्मैटिक्स जो है बोला जाता है, सिक्कों व मुद्राओं का अध्ययन करने वाला न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हमें बताना है, टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी, इसका मीनिंग, इसका इडियम बताना है भी क्या होगा? तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टू बी ऑल एट सी, इसका मीनिंग होता है पूरी तरह से भ्रमित होना, ठीक है, पूरी तरह से भ्रमित होना, यानी समझ में ना आना, कुछ भी समझ में ना आना, ठीक है, भ्रमित होना या कुछ भी समझ में ना आना, भ्रमित होना या कुछ भी समझ ना आना। तो बताएं भी क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए साफ नज़र आ रहा है, टू बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, टू बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इनमें से बताना है। ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देना भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।